हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। बेसिकली ये मैंने एक 20-25 दिन रह गए हैं यूजीसी नेट के पॉलिटिकल साइंस के पेपर होने में। ठीक है, तो मैं ये सोच रहा था कि एक सीरीज लेके आऊं हर यूनिट का, लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस का यूनिट है जो, ठीक है आपका। ये इस यूनिट का कम से कम 50 क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, और उसमें पीवाईक्यू भी होगा और प्लस कुछ नए क्वेश्चंस भी होंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, डेली वो 50 क्वेश्चंस होंगे, जो हर सेट पे लेके आएंगे। 10 दिन में 10 सेट खत्म कर देंगे, और एक रफली हमें याद भी हो जाएगा, और इसके बाद भी कुछ लेके आते रहेंगे। बट ये एक ऐसा सीरीज चलाते हैं, 10 सेट का सीरीज चलाएंगे पेपर 2 का, वो भी आपका पीएसआईआर का, जिससे कि पॉलिटिकल साइंस का, जिससे कि आपको थोड़ा सा एक रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो यार प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, नहीं लगे तो मत करना। बट शुरू करते हैं। ओके, तो रेडी, चलो। तो एक्चुअली पहला क्वेश्चन हम करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के कंसेप्ट और थ्योरी पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं, और जो जिसमें आपका दोनों होगा, एक पीवाईक्यू होगा और एक आपका होगा जो अभी लाइक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो होंगे, जो लगता होगा हाँ आ सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एच जे मॉर्गेंथो, व्हाट डज इंटरनेशनल पॉलिटिकल पॉलिटिक्स इंक्लूड। मतलब एच जे मॉर्गेंथो के हिसाब से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या इंक्लूड है? क्या एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन अमॉन्ग नेशंस है, यानी इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में ही सिर्फ नेशंस के बीच में बात की जाएगी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर? क्या पॉलिटिकल रिलेशन एंड प्रॉब्लम ऑफ पीस अमॉन्ग नेशंस की बात की जाएगी? या एनालिसिस ऑफ कल्चरल एक्सचेंज की बात करी जाएगी? या एनालिसिस ऑफ इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करी जाएगी? यार एक चीज बताओ, आप जब इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिटिक्स सोचते हो, इसमें आपको वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है ना, लाइक इकोनॉमिकल सेक्शन भी, ठीक है, पॉलिटिकल सेक्शन भी, और पीस के बारे में कि किस तरीके से एक तरीके से पूरे विश्व में शांति हो। ठीक है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि ये होगा कैसे? इसमें इकोनॉमिक रिलेशन के बारे में बात कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ कल्चरल एक्सचेंजेस के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ पे इंटरनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, तो ये तो पहले ही नहीं होगा। इसमें हो क्या सकता है? उसमें होगा आपका बी आंसर, एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल रिलेशन एंड प्रॉब्लम ऑफ पीस अमॉन्ग नेशंस। ठीक है, तो आपका कौन सा है? बी आंसर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजे मॉर्गन्थी के हिसाब से कोर फोकस क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का? क्या इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट है, या पॉलिटिकल रिलेशन और प्रॉब्लम ऑफ पीस अमॉन्ग नेशंस है, ठीक है, या आपका कल्चरल एक्सचेंज है, ह्यूमैनिटेरियन एक्ट, या इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट्स? इसका भी आंसर आपका क्या है? बी ही होगा, क्योंकि पॉलिटिकल रिलेशंस और पीस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ पीस अमंग नेशंस की बात करी जाएगी। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा बात करते हैं कि आइडियलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशन advocates for the reform of the international community through dependence upon which of the following। यानी आइडियलिज्म, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए आइडियलिज्म किस चीज को एडवोकेट करता है कि रिफॉर्म के लिए, किस चीज में एडवोकेट करता है रिफॉर्म के लिए? फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपके देखो, मिलिट्री पावर और स्ट्रेटेजिक अलायंस के ऊपर डिस्कस करता है क्या? क्या उस इसमें रिफॉर्म लाने के ऊपर बात करता है? ठीक है, आइडियलिज्म। क्या इकोनॉमिक सेक्शन एंड ट्रेड वॉर्स, क्या मोरल वैल्यूज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरनेशनल लॉ? देखो आइडियलिज्म से ही कुछ समझ जाना चाहिए। आइडियलिज्म मतलब लाइक यूटोपियन की बात करी जाएगी, है ना, यानी एक ऐसा जो प्रैक्टिकल, मतलब लाइक जो इम्पॉसिबल हो, है ना। आइडियलिज्म का मतलब आइडियाज के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे जहां पे भी मॉरल वैल्यूज हो जाएगा ना, और डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरनेशनल लॉ, यहीं से क्लियर पता चल रहा है कि ये किसका, आइडियलिज्म के ऊपर, आइडियलिज्म इससे रिलेटेड होगा, है ना। इसका सॉल्यूशन क्या है? मॉरल वैल्यूज एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गया आई थिंक, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, पर ठीक है, कोई नहीं। आपका बात क्या है? थर्ड, विच यूएस प्रेसिडेंट इज credited एज द ग्रेटेस्ट एडवोकेट ऑफ आइडियलिज्म एंड ऑथर द कोवेनेंट ऑफ लीग ऑफ नेशन? भाई लीग ऑफ नेशन से आपको एक चीज पता चला, वुड्रो विल्सन। यहाँ पे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, थियोडोर रूजवेल्ट, वुड्रो विल्सन, हैरिस एस ट्रूमन। यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है, कोवेनेंट ऑफ द लीग ऑफ द नेशंस की बात करते हैं, वुड्रो विल्सन का केस आ जाएगा, है ना। ये आइडियलिज्म के ऊपर बात करते थे। ठीक है, नॉर्मन एंजल 1909 में ये बुक आई थी इनकी, द ग्रेट इल्यूजन। ठीक है, जिसमें कहते हैं कि वॉर इज एन इल्यूजन एंड बेनिफिशियल ओनली फॉर द विनर्स। वॉर क्या एक इल्यूजन है, और ये किसके लिए से बेनिफिशियल है? विनर्स के लिए। इनके
व्हाट वाज हिज कोर आर्गुमेंट फॉर अवॉइडिंग वॉर? उनका कोर आर्गुमेंट क्या था वॉर को रोकने का? मिलिट्री डेटरेंस, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग स्टेट, मोरल परसुएशन एंड बैलेंस ऑफ पावर। सीधी सी बात है। यहाँ पे एक पहले चीज थे कि 1909 में ये बुक आई थी द ग्रेट इल्यूजन, और ये कह रहे थे कि वॉर एक इल्यूजन है, इसको कैसे रोका जा सकता है? क्या मिलिट्री डेटरेंस है? तो भाई जो विनर्स होगा या मतलब जो वीक कंट्री होगी, क्या मिलिट्री डेटरेंस उस तरह से कर पाएगी क्या? क्योंकि वो तो कभी भी वीक ही रहने वाली है। मॉरल परसुएशन, उससे नहीं भाई, जो ताकतवर है वो फिर अपने हिसाब से बात करेगा। बैलेंस ऑफ पावर बहुत सारी कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो उतना फाइनेंशियली खड़े नहीं होंगे, सेट नहीं होंगे उस तरीके। तो क्या चीज हो सकती है? वो हो सकती है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग स्टेट। मतलब सीधी सी बात है भाई, जब एक दूसरे को फायदा दिखेगा इकोनॉमिकली, तो वो एक दूसरे पे जब एक दूसरे पे डिपेंड रहेंगे तो वॉर किसी भी सिचुएशन में नहीं होने देंगे। ये नॉर्मल एंजल्स के अकॉर्डिंग था, ठीक है। तो 1909 में इनकी द बुक आई थी ग्रेट इल्यूजन। तो आंसर क्या है इसका? बी, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग स्टेट्स। A basic assumption of idealist regarding human nature is that it is। क्या है एक बेसिक एजप्शन आइडियलिस्ट का ह्यूमन नेचर को रिगार्डिंग? भाई सीधी सी बात है, ये आइडियलिज्म की बात कर रहा है। तो क्या इनहेरेंटली सेल्फ इंटरेस्टेड एंड कम्पिटेटिव होगा? क्या इंटेंशनली गुड एंड कैपेबल ऑफ अल्ट्रुइज्म एंड कोलैबोरेशन होगा? या ड्रिवन बाय लस्ट फॉर पावर एंड प्राइमली मोटिवेटेड बाय फियर? आपको एक चीज समझो, आइडियलिज्म है, आइडियलिज्म का मतलब ही है भैया कि यूटोपियन सिचुएशन। यूटोपियन सिचुएशन मतलब कि भाई वो ये सोच रहे हैं कि जो इंसान होते हैं ना वो अच्छे होते हैं, उनमें दया भावना होती है, वो एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहते हैं, वो इनकी थॉट प्रोसेस सही होती है आइडियलिस्ट की। और रियलिस्ट जो होते हैं उनके हिसाब से क्या होता है कि भाई ह्यूमन नेचर जो होता है वो बैड होता है, विद नेचर्स के होते हैं ना, सेल्फिश होते हैं, ये सारी रियलिस्ट सोच होती है। आइडियलिस्ट में ऐसा नहीं होता। तो आइडियलिस्ट का इसका आंसर क्या होगा फिफ्थ का? बी। ठीक है। नाउ अब सिक्स पर चलते हैं। ये कुछ इसमें जैसे क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि द किलो ब्रियांट पैक्ट ऑफ 1928 often cited as an example of idealist influence aim to। क्या था किलो ब्रांड पैक्ट ऑफ 1928 का? इस्टेब्लिश करना एक वर्ल्ड गवर्नमेंट, या आउटलो वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी, या प्रमोट ग्लोबल डिसआर्मामेंट इंटायरली, या रिस्ट्रक्चर द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। ये किलो ब्रांड पैक्ट जो था 1928 में जो आया था, उसमें ये बात करी गई थी कि आउटले वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पॉलिसी। नेशनल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट हम बनाएंगे किसे? आउटले वॉर को। ठीक है। ये इस सिक्स वाले में था, जो आपका सिक्स क्वेश्चन था। नाउ अब बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन की। ये भी आपका आया हुआ है। एच कार क्रिटिसाइज आइडलिस्ट। भाई इन्होंने आइडलिस्ट को क्रिटिसाइज किया फॉर द अप्रोच। तो इन्होंने क्या कहा? प्रैग्मेटिस्ट, रियलिस्ट, यूटोपियन, रिवोल्यूशनरी। सीधी सी बात है। बार बार मैंने अभी तक आइडलिस्ट जब भी यूज करो तो यूटोपियन वर्ड बोल रहा हूँ। तो एच कार ने क्या यूज किया होगा? यूटोपियन। वो प्रैग्मेटिस्ट और रियलिस्ट हो ही नहीं सकते, रिवोल्यूशनरी करने की क्षमता ही नहीं, क्योंकि भाई सीधी सी बात उनके हिसाब से तो इंसान क्या है? बड़ा सही आदमी है। ओके। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो रियलिज्म। अब आते हैं थोड़ा रियलिज्म के ऊपर। ये डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है, इमर्ज हुआ डोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट ड्यूरिंग विच हिस्टोरिकल पीरियड चैलेंजिंग आइडियलिज्म। जिस टाइम पे आइडियलिज्म को ये क्या कर रहा था, मतलब ये किस टाइम पर किस हिस्टोरिकल पीरियड में ये चैलेंज दिया आइडियलिज्म को? पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में, या इंटर वॉर पीरियड में, या 19th सेंचुरी एक्सपेंशनिज्म में, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में? देखो जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था ना, उसके बाद वुड्रो विल्सन आइडियलिज्म थॉट प्रोसेस लेके आए थे, और इसी बीच में रियलिज्म इमर्ज होता है। कहता है नहीं भैया, जो आप सोच रहे हो ऐसे नहीं होगा, वॉर तो होंगे ही, प्रैक्टिकल सोचो, रियलिस्ट हो। उस हिसाब से तो वो वक्त था इंटर वॉर पीरियड, 1919 1919 से लेकर 1939 तक। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। अगर बात करें हु ऑथर्ड मॉरल मैन एंड इमोरल सोसाइटी। भाई किसने मॉरल मैन एंड इमोरल सोसाइटी 1932 में राइट डाउन करी थी? ऑथर थे इस बुक के, जिसमें सॉरी, a work that criticized liberal assumption about the goodness of human nature। यानी इसमें इन्होंने क्रिटिसाइज किया था जो लिबरल्स के एजम्पशन थे, किसके बारे में? गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर को लेकर। वो कौन थे जिन्होंने मॉरल मैन इमोरल सोसाइटी बुक लिखी थी सिंपल भाषा में? एच कार, हैंस जे मॉर्गेंथू, रेनल्ड नेवर्स, थ्यूसिडाइट्स। इसमें आपके थे रेनल्ड्स नेवर। ठीक है। इन्होंने बेसिकली मॉरल मैन इमोरल सोसाइटी 1932 में लिखी थी,
और इन्होंने क्रिटिसाइज किया था किसको, लिबरल एजम्पशन अबाउट द गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 तक आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये कार 1939 में इन्होंने वर्क किया था दैट क्रिटिसाइज लिबरल बिलीफ एज यूटोपियन, ठीक है, यानी ये क्या कर रहे थे, लिबरल बिलीफ को यूटोपियन मान रहे थे, एंड क्लेम्ड कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स इज टाइटल, ठीक है। तो इन्होंने इसमें किस बुक में इन्होंने लिखा, 1939 में इन्होंने एक बुक लिखी थी द 20 ईयर क्राइसिस, ये भी याद रहना चाहिए बेसिकली। इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी, 20 ईयर क्राइसिस लिखी थी 1939 में। 11th क्वेश्चन है आपका कि विच स्कॉलर, मतलब किस स्कॉलर ने क्लासिकल रियलिज्म के ऊपर वर्क किया था, उसमें लिखा था पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। भाई ये सीधी सी बात है, ये बुक्स तो आपको ऐसे दिमाग में होना चाहिए। 1948 में इसको किसने लिखा था, पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, निकोलो मैकियावेली, वुड्रो विल्सन, हैंस जे मॉर्गेनथ्यू, केनेथ वॉल्ट। तो इसका आंसर सिर्फ आपका है हैंस जे मॉर्गेनथ्यू। 3SS ये PYQ का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एसेंशियल्स ऑफ रियलिज्म के बारे में बात करी गई थी, सिक्योरिटी, सोशलिज्म, सेल्फ सफिशिएंसी। तो इसका आंसर है आपका स्टेटिज्म, सर्वाइवल एंड सेल्फ हेल्प, ठीक है। इसका आंसर बी है आपका स्टेटिज्म, यानी स्टेट्स के रिगार्डिंग, रियलिज्म की जो प्रैक्टिकल चीज है सर्वाइवल एंड सेल्फ हेल्प, खुद को भाई हेल्प करनी है एक स्टेट, ये रियलिस्ट थॉट थी ना, क्योंकि भाई कोई भी कंट्री अपने को पहले प्रोटेक्ट करो, अपने स्टेट्स को कंट्रोल करो, अपने सर्वाइवल को सोचो, अपने सेल्फ हेल्प अपने लिए काम करो, ठीक। अकॉर्डिंग टू मॉर्गन टू व्हाट इज द ह्यूमन लस्ट फॉर पावर विच inevitably bring man and woman into conflict with each other, वो कौन सा था भाई, तो सीधी सी बात है, वो कौन सा ऐसी ह्यूमन लस्ट फॉर पावर जो थी ब्रिंग मैन एंड वुमन को कॉन्फ्लिक्ट में लेके आते, तो एनिमस डोमिनेंडी, ये भी आपका PYQ का क्वेश्चन है, कौन सा एनिमस डोमिनेंडी, ठीक है, यानी एनिमल नेचर आपके ऊपर प्रिवेलेंट होता है, पूरा एकदम जोर दे रहा होता है, डोमिनेट कर रहा होता है। न्यो रियलिज्म जो रियलिज्म को थोड़ा सा इंप्रूव करने के लिए आया था, वो इज नोन एज स्ट्रक्चरल रियलिज्म एज वेल एज नोन दैट, ठीक है। इसका प्राइमरी सेंटर ऑन द इफेक्ट ऑफ व्हाट टू एक्सप्लेन आउटकम इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। क्या ह्यूमन नेचर आया था, नहीं। क्या इंडिविजुअल लीडर्स डिसीजन, नहीं। द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम की बात करता है, किसको एक्सप्लेन करता है, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, दैट मीन्स कि इंटरनेशनल सिस्टम में किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए फॉर मेंटेनिंग पीस एंड cooperation, create develop cooperation between different countries। एंड नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आपका डिफेंसिव रियलिज्म किससे एसोसिएटेड था, एंड द आइडिया दैट स्टेट वांट टू मैक्सिमाइज सिक्योरिटी रेदर देन पावर। भाई स्टेट्स वांट क्या, मैक्सिमम सिक्योरिटी रेदर देन पावर, पावर से ज्यादा क्या करना चाहेंगे, मैक्सिमाइज करना चाहेंगे सिक्योरिटी को। भाई जब यहाँ पे भी डिफेंसिव रियलिज्म बात आ जाए तो वहां पे मैक्सिमाइज सिक्योरिटी करोगे, और जो ऑफेंसिव रियलिज्म आ जाएगा तो वहां पे आप पावर को इंक्रीज करोगे। इसका क्या आंसर होगा, केनेथ वॉल्ट, केनेथ वॉल्ट। डिफेंसिव रियलिज्म का आंसर क्या है, केनेथ वॉल्ट, ठीक है। विच स्कॉलर रेफर टू द थ्योरी ऑफ ऑफेंसिव रियलिज्म, और ये कौन थे आपके, जॉन मर्शामर, ठीक है, जॉन मर्शामर, ठीक है। जिन्होंने एक्चुअली ऑफेंसिव रियलिज्म के बारे में बात करी थी जॉन मर्शामर ने, और आपका केनेथ वॉल्ट ने बात करी थी डिफेंसिव रियलिज्म के बारे में, ठीक है। तो ये याद रखना है। मार्क्सिस्ट, अब मार्क्सिस्ट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 17 तक आ चुके हैं। आर्ग्यू करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज फंडामेंटली एन एक्सटेंशन ऑफ, ये किसका एक्सटेंशन था, क्लास स्ट्रगल एट द इंटरनेशनल लेवल। किसका स्ट्रगल एक्सटेंशन था, क्लास स्ट्रगल एट द इंटरनेशनल लेवल। इन मार्क्सिस्ट इसको कहां तक लेके चले गए, इंटरनेशनल लेवल तक ले गए। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी 1974 में किसने थी और किसने कोर पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरी एरियाज को एक तरीके से एक्सप्लेन किया था, डिस्क्राइब किया था, ग्राम्स्की नहीं भैया, जस्टिन रोजरबर्ग नहीं, इमैनुअल वेलरस्टीन, इन्होंने बारे में बात करी थी किसके, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की, कब 1974 में। कौन, विच थ्योरी पोस्टुलेटेड बाय एंड्रे गुंडर फ्रैंक, ठीक है, एजी फ्रैंक, यानी आप देखो एंड्रे गुंडर फ्रैंक, कौन सी पोस्टुलेट इन्होंने दी थी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के रिगार्डिंग, एंड डिस्क्राइब अंडर डेवलप्ड नेशन एज सैटेलाइट ऑफ द कोर, क्रिटिकल थ्योरी, डिपेंडेंसी थ्योरी, हेजमनी थ्योरी एंड नियो मार्क्सिज्म। तो इसमें इन्होंने बात करी थी डिपेंडेंसी थ्योरी की। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 तक आ गए। वो कॉन्सेप्ट ऑफ हेजमनी जो कि ग्रामसी प्रिजन नोटबुक में लिखी थी, ठीक है, मतलब वो उसके बारे में डिस्क्राइब करते थे, कल्चरल, मॉरल, आइडियोलॉजिकल लीडरशिप ऑफ अ ग्रुप। हाउ इज दिस मैनिफेस्ट, इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे मैनिफेस्ट किया जा सकता है, थ्रू मिलिट्री डोमिनेंस के थ्रू,
अब यहाँ पे देखो यार, कल्चरल, मॉरल, आइडियोलॉजिकल कह रहे हैं, जैसे मिलिट्री डोमेन्स बिल्कुल नहीं, इकोनॉमिक सेक्शन बिल्कुल नहीं, तो द डोमिनेंट कैपिटलिस्ट पावर स्टेट कंट्रोलिंग ग्लोबल सुपर स्ट्रक्चर, तो सुपर स्ट्रक्चर में सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। थ्रू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बिल्कुल नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, थ्रू द डोमिनेट कैपिटलिस्ट पावर स्टेट कंट्रोलिंग ग्लोबल सुपर स्ट्रक्चर। नाउ 21 क्वेश्चन पे क्रिटिकल थ्योरी। क्रिटिकल थ्योरी किसके बारे में बात करता है, विच डेवलप्ड आउट ऑफ द वर्क ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल, जो कि क्रिटिकल थ्योरी को डेवलप करता है, इसमें हार्बर्ट मार्क्यूस एंड जर्गन हैबरमस थे, और जिनका प्राइमरी एम क्या था, न्यू थ्योरी ऑफ पावर पॉलिटिक्स। यार सिंपली सोचो, कोई न्यू थ्योरी क्यों लाना चाहेगा, इतनी सारी थ्योरी तो मार्केट में घूम ही रही थी। क्रिटिक सोसाइटी सोशल स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ पावर टू फोस्टर इगैलिटेरियन सोशल चेंज, इगैलिटेरियन सोशल चेंज को जो बढ़ावा मिल रहा था, उसके थोड़ा सा वो क्रिटिक्स करते हैं सोसाइटी को, सोशल स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। एंड प्रमोट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, नहीं। स्ट्रेंथन द एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल ऑर्डर, बिल्कुल नहीं। तो ये क्या था आपका, बी, क्रिटिक सोसाइटी सोशल स्ट्रक्चर एंड सिस्टम ऑफ पावर, ठीक है। नेक्स्ट 22, नियो मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग द करंट वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन शुड बी एक्सप्लेन्ड एंड थ्योराइज्ड फ्रॉम विच पर्सपेक्टिव, किस पर्सपेक्टिव से सोच मतलब एक्सप्लेन या थ्योराइज किया गया, रियलिस्ट थ्योरी ऑफ द स्टेट कंपटीशन, सोचो थोड़ा सा, मार्क्स आइडिया ऑफ ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिस्ट, लिबरल पर्सपेक्टिव ऑन द फ्री ट्रेड, पोस्ट मॉडर्न थॉट ऑन फ्रेगमेंटेड आइडेंटिटी। देखो यार सीधी सी बात है, नियो मार्क्सिज्म जो आया ना, उससे एक चीज है, वो किसके अगेंस्ट में आया होगा, किसको इंप्रूव करने के लिए आया होगा, वो मार्क्स के ही, मार्क्सिज्म को ही। तो यहाँ पे ये किसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, मार्क्स आइडिया ऑफ ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, यही था आपका। नो, क्वेश्चन नंबर 24, 23 नहीं है क्या, चलो ठीक है कोई नहीं, 24 देख लो। A key objection on neoliberalism regarding the international system is that it is completely anarchy with no order. Neoliberalism, देखो, लिबरलिज्म, नियोलिबरलिज्म। अब नियोलिबरलिज्म मतलब सीधी सी बात है भाई, स्टेट का रोल थोड़ा बढ़ेगा, लिबरलिज्म में स्टेट थोड़ा मिनिमम रोल था, ठीक है। डोमिनेटिव सिंगल हेजेमनी, बिल्कुल नहीं। प्रीडोमिनेटली कन्फ्लिक्टिंग टू ह्यूमन नेचर, बिल्कुल नहीं। एन ऑर्डर्ड एनार्की, क्या होगा, एन ऑर्डर एनार्की वेयर कोऑपरेशन इज पॉसिबल थ्रू इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा इन्होंने क्या किया, प्रेफरेंस दी नियोलिबरलिज्म में। कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, देखो 25 क्वेश्चन तक आ चुके हैं, क्योंकि जोसेफ एस नाई एंड रॉबर्ट ओ केहोने ने डिस्क्राइब करते, क्या डिस्क्राइब करते हैं, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट, इससे ही कुछ पता चल जाएगा क्या, सिचुएशन में स्टेट है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट तो भाई पहले ही रॉन्ग हो गया। A system where military force is the primary tool of influence, मिलिट्री फोर्स ही नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी गलत। डोमिनेंस ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज ओवर ऑल अदर्स, नहीं। भाई कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, तो क्या म्यूचुअल डिपेंडेंस वेयर एक्टर कंट्रीज आर इफेक्टिव एक्शन इन वन अनदर, ठीक है, ये होगा। 26 में अगर बात करिए, विच इज नॉट ए कोर प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, स्टेट आर नॉट द सोल एक्टर, नॉट ए कोर प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं ना, तो स्टेट आर नॉट द सोल एक्टर, तो ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि है ये कोर प्रिंसिपल है। सोशल वेलफेयर इकोनॉमिक इशू आर इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी इशू, बिल्कुल नहीं। मिलिट्री फोर्स प्ले मेजर रोल इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, क्या ये कोर प्रिंसिपल कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का, भाई कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस में मिलिट्री का रोल नहीं आएगा, वो मिनिमल ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर सी होगा, क्या होगा, मिलिट्री फोर्स प्ले मेजर रोल इन कॉन्फ्लिक्ट। अब आते हैं 27 पर, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648, याद करो, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। of which fundamental concept in international relation, collective security, sovereign nature of the state and non-interference in internal affairs, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स लॉ, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बात करिए किसकी, सोवरेन स्टेट नेचर ऑफ द स्टेट एंड नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करी जाएगी। प्राइमरी एम्स क्या था, आर्म्स कंट्रोल एक्सरसाइज थ्रू डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज का, इसका आंसर है क्या, मिलिट्री कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने का, नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं था। आर्म कंट्रोल का एक्सरसाइज करने का मतलब थ्रू डिप्लोमेसी इंटरनेशनल ट्रीटी ये था कि टू रिड्यूस द लाइकलीहुड एंड स्कोप ऑफ वॉर बाय इंपोजिंग लिमिटेशन ऑन मिलिट्री कैपेबिलिटी, यानी मिलिट्री कैपेबिलिटी के ऊपर क्या करना है, इम्पोज करना, लिमिटेशन ऑन मिलिट्री कैपेबिलिटी के ऊपर लिमिटेशन लगाकर इम्पोज करना, ठीक है, जिससे कि वॉर की सिचुएशन क्या हो, कम हो, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29, द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसमें
डिफाइन हाउ मेनी स्टेट एज लीगल न्यूक्लियर वेपन स्टेट, क्योंकि आपका 1 जनवरी 1967 से होगा, तो वो 5 ही स्टेट्स थे, और 5 स्टेट आपको पता ही है, सुपर पावर्स। द न्यू स्टार्ट ट्रीटी 2010, द न्यू स्टार्ट ट्रीटी 2010 न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन ट्रीटी साइंड बिटवीन विच टू कंट्री, तो इसमें कौन सा आपका यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया, ये आपका न्यू स्टार्ट ट्रीटी 2010 में हुई थी। द ट्रीटी ऑन द प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो कि अडॉप्ट किया गया 2017 में, ये सिग्निफिकेंट था बिकॉज नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू कॉम्प्रहेंसिव प्रोहिबिट न्यूक्लियर वेपन्स। भाई प्रोविजन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो कि 2017 में अडॉप्ट किया गया, उसका सबसे बड़ा रीजन था फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, कॉम्प्रहेंसिवली प्रोहिबिट करता है किसको, न्यूक्लियर वेपन्स को। 32 पे अगर बात करिए आईसीसी के बारे में, तो भाई आईसीसी के बारे में बात करी जा रही है, तो क्या जुरिडिक्शन इंडिविजुअल फॉर विच इंटरनेशनल क्राइम, इकोनॉमिक डिस्प्यूट एंड ट्रेड वायलेशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इन्वायरमेंटल क्राइम, नहीं भैया, जेनोसाइड, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम्स ऑफ एग्रेशन, वॉर क्राइम्स, इसके ऊपर था। 33rd, which UN supplies agency after World War through the Treaty of Versailles in 1919 has a tripartite governing structure representing, कौन कौन से थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स को, तो वो था आपका आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही पुरानी एक क्या है, संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। विच यूएन ऑर्गन सस्पेंडेड ऑपरेशन ऑन November 1, 1994, ऑल ट्रस्ट टेरिटरी हैड अटेन्ड सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस, वो क्या थे आपकी ट्रस्टशिप काउंसिल, ट्रस्ट टेरिटरी का ट्रस्ट वर्ड से पता चल जा रहा है, ट्रस्टशिप कैंसिल काउंसिल, सॉरी, ठीक है। देखो कुछ चीजें क्या है, इसको एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है क्योंकि और वीडियो लंबी हो जाएगी, तो शॉर्ट में ही करे जा रहे हैं। थीम क्या था इंडिया G20 प्रेसिडेंसी का 23rd में, तो वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। 36 बात करें, विच ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल हेडक्वार्टर इन द हैग नीदरलैंड, तो आपका कौन सा, एंड फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वो आपका था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, कौन सा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये हेग नीदरलैंड में इनका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये तो आपका एक तरीके से, हाउ मेनी जज इलेक्टेड फॉर 9 year टर्म्स, तो 15 जज, कितने, 15 जज। तो नाटो की बात करें ना, जो 1949 में बेसिकली प्राइमरीली फाउंडेड हुआ, क्या इकोनॉमिक कोऑपरेशन था, कल्चरल नहीं भैया, डिफेंस अलायंस था ये, ठीक है। आर्टिकल 5, asymmetrical balance refers to effort nations tend to balance a country indirect threat posed by whom, किसके द्वारा, इसका था सब नेशनल एक्टर्स लाइक टेररिस्ट ग्रुप that do not conventionally military capability, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 40, a preemptive war is defined as a war commenced in an attempt to repeal or defeat or perceived imminent offensive or invasion। preemptive war, preemptive, pre समझ रहे हो ना भाई, रिपील और डिफीट ऑफ परसिव्ड एमिनेंट ऑफेंसिव और इन्वेजन। 41, कोर डिफेंस क्या था, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, इज दैट नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इज गोज बियॉन्ड मिलिट्री कंसर्न, नॉन ट्रेडिशनल में गोज बियॉन्ड मिलिट्री कंसर्न टू इंक्लूड थ्रेट्स टू ह्यूमन सर्वाइवल लाइक हंगर एंड डिजीज। 42 आपका क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल एट द कोर ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी ऑफन समराइजेस ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, किसने दिया था, एक तरीके से वुड्रो विल्सन ने, किसने, वुड्रो विल्सन थे, आइडियलिस्ट थे ना, इनकी यही सोच थी, मतलब अच्छी सोच थी, गलत नहीं थी, ठीक है। विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नवंबर 1989 में आपका प्रमोट करता है बैलेंस, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल, इनोवेटिव एंड सिक्योर ग्रोथ बाय एक्सेलरेटिंग रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग 21 पैसिफिक रूम मेंबर इकोनॉमी, तो भाई इसका आंसर है एपेक, क्या है, एपेक। और ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो कि क्रिएटेड हुआ बगदाद 1960 में बाय 5 फाउंडिंग मेंबर्स। प्राइमरी एम क्या था, रेन्यूएबल नहीं भाई, मैनेज द सप्लाई ऑफ ऑयल टू सेट अवॉइड मार्केट फ्लक्चुएशन, यस द आंसर है भाई, तेल के बारे में था। विच साउथ अफ्रीकन कंट्री ट्रेड ब्लॉक एट वेनेजुला सस्पेंडेड फॉर मेंबरशिप इन 2016 फॉर रप्चर ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, तो मैर्कोजर, कौन सा, मैर्कोजर। नेक्स्ट 46, द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश हुआ था आपका, 2001 में, कब हुआ था, 2001 में। 47, द प्राइमरी पर्पज क्या था एशियन का, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मिलिट्री डिफेंस, भाई इसे मिलिट्री डिफेंस नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन था एशियन का जो प्राइमरी पर्पज था, एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल
प्रोग्रेस साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बीच में। यूरोपियन यूनियन जो फॉर्मली स्टैब्लिश हुआ था 1993 में, किस ट्रीटी के अंदर हुआ था? तो वो आता मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के अंदर हुआ था। 49 सेकंड लास्ट क्वेश्चन। हु इज कंसिडर्ड बाय मैनी टू बी द प्रोगनेटर ऑफ पोस्ट मॉडर्न थॉट एंड इज फेमस फॉर पर्सपेक्टिविज्म, सजेस्टिंग दैट ट्रूथ डिपेंड्स ऑन द ऑब्जर्वर पर्सपेक्टिव? तो वो आपके थे फ्रेडरिक नीश। फ्रेडरिक नीश। Now, and the final question 50. James Francois Lyotard gave the briefest definition of postmodernism as incredulity towards meta-narrative. What does meta-narrative refers to in this context? तो आपका क्या होगा? स्मॉल पर्पस स्टोरी? बिल्कुल नहीं। साइंटिफिक डाटा? बिल्कुल नहीं। हिस्टोरिकल फैक्ट? बिल्कुल ही नहीं। यूनिवर्सल थ्योरी एंड आइडियोलॉजी क्लेमिंग एब्सोल्यूट ट्रूथ। क्या था? यूनिवर्सल थ्योरीज एंड आइडियोलॉजी क्लेमिंग एब्सोल्यूट ट्रूथ। इन्होंने डेफिनेशन दी थी पोस्ट मॉडर्निज्म की, ठीक है, जिसमें मेटा नैरेटिव को ये एक्सप्लेन करना चाहते थे। उन्होंने कहा था मेटा नैरेटिव। मेटा मतलब ही समझ जाओ कि फिर यूनिवर्सल की बात करी जा रही है। एंड आइडियोलॉजी क्लेमिंग एब्सोल्यूट ट्रूथ, किसकी बात कर रहा है? एब्सोल्यूट ट्रूथ की, ठीक है। आई होप आपको ये 50 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एंड मुझे लगता है कि यार अच्छे से फास्ट किया है, बट ठीक है। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और ये एक सीरीज है जो कि अब हर यूनिट का मैं लेके आने वाला हूँ। Thank you.